महाअघाड़ी सरकार की तरफ से जो कल बंद का ऐलान किया गया है, किस नज़रिए से आप देखते हैं, जिस तरह आप वाहतुक सेना के पूर्व महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं? मैं सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आपने जो सवाल किया कि यहाँ पे राजनीति में क्या उथल पुथल चल रहा। बीजेपी सत्ता के लोभी पार्टी है और सालों से बड़ी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 7 साल से सत्ता में आई है। और महाराष्ट्र में भी जो पहली बार सत्ता में आई तो बाला साहब ठाकरे की वजह से आई, नहीं तो बीजेपी के यहाँ पे कोई वजूद नहीं था। 4 सीट से आज 100 सीट के आसपास बीजेपी है। ये सबसे बड़ी देन माननीय बाला साहब ठाकरे की है। तो ये अपने बाप को ही भूल गए और सत्ता में आने के बाद दूसरी बार भी सत्ता का लाभ मिला। अब लाभ मिला तो अब इनको सत्ता के इतने बड़े लालच है कि तोड़ मड़ोड़ खरीद फरोख्त कुछ भी करने को तैयार है। पर ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये शिवाजी महाराज की धरती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड नहीं है कि यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर सब मराठा योद्धा हैं, ओबीसी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दलित लोग हैं। ये सब लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं क्योंकि मुंबई है, महाराष्ट्र है, ये देश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ पे बहुत शिक्षित और समझदार लोग हैं, इसलिए यहाँ पे इनका दाल नहीं गल रहा। नंबर 1। नंबर 2, हम किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों के साथ हैं। हम किसान के बच्चे हैं, हम गाँव से आए हैं तो हम किसान ही कहलाएंगे। ये नहीं कि हम शहर में कोई इंडस्ट्रियल का बच्चा है, कोई एनआरआई का बच्चा है, कोई करोड़पति का बच्चा है। हम गांव से हैं, किसान से, किसान की दर्द हम समझते हैं और किसान के साथ हम लोग हैं। क्योंकि किसान रहेगा तो ही अपने प्लेट में रोटी आएगी, अगर किसान नहीं रहेगा तो हमारे प्लेट में रोटी नहीं रहेगी। इसी को देखते हुए हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, महाअघाड़ी के सभी नेता माननीय शरद पवार जी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुंबई का अध्यक्ष नाना पटोले साहब, बाकी सभी पदाधिकारी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब ने मिलकर ये ऐलान किया कि महाराष्ट्र में किसानों के साथ और किसानों को सपोर्ट के लिए 11 तारीख को आंदोलन निश्चित किया गया है। ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, किसी तरह के जान माल, किसी की तकलीफ के हम नुकसान नहीं करेंगे। कि सरकार हमारी है ना, हम नुकसान होने दिया पहले ना हो, अभी भी होने देंगे। हम अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हौसला अफजाई के लिए, किसानों को साथ देने के लिए हम अपना ये समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि हम अगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम एक दिन उनके साथ खड़े नहीं हो रहे थे, वो समझ रहे हैं कि ये लोग ढुलमुल लोग हैं, लेकिन हम किसान के साथ हैं। खास तौर से 11 तारीख का टाइम निश्चित इसलिए किया गया कि यूपी में लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ किसानों के साथ 3 तारीख को, ये बर्बरता पूरी देश की जनता, पूरी दुनिया की जनता देखी। इतनी बड़ी बर्बरता तो ये अंग्रेजों को टाइम में नहीं हुआ था। जलियांवाला बाग लोगों को याद आ गया, समझे कि नहीं? जलियांवाला बाग लोगों को याद आ गया कि ऐसी भी होती है। अरे हम देश के लोग हैं, विरोध करना हमारा अधिकार है। हमको अपना बात रखना संविधान के अधिकार के हिसाब रख सकते हैं। आप मानो ना मानो, हमको रखना अधिकार है। जिस तरह उन लोगों ने देश के राज्य गृह मंत्री के बेटे 4 दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि अगर किसान नहीं माने तो हम 2 मिनट में सिखा देंगे। उनका ही सिखाया हुआ उनका बच्चा मिश्रा गाड़ी से चढ़ा दिया, गाड़ी में लोगों ने देखा, गाड़ी में बैठे हुए कट्टे से फायरिंग कर रहा। इतनी हिम्मत! अरे ये देश के जनता है। अरे तुमको इतनी ताकत है, इतना बूता है तो चाइना बॉर्डर पे जाके चाइनीज को मार के बताओ। इतना तुमको ताकत है, इतना बताओ पाकिस्तान बॉर्डर पे जाओ। इतना तुमको ताकत है, इतना बूता है तो तुम कश्मीर जाओ, आतंकवादियों से लड़ो। समझे कि नहीं? ये गरीब मजदूर किसान निहत्थों पे गाड़ी चढ़ाकर क्या फायदा? वो भी पीछे थे। है अगर तुमको है तो तुम बोल के आओ ना किसानों को कि हाँ तुमसे लड़ने के लिए तैयार, हम तुमसे लड़ने आते हैं। देखो किसान भी तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। किसान भी हाथों में छुरी नहीं पहनाए। जब वो जमीन को जोत कर अनाज निकाल सकता है तो बीजेपी कौन तुम्हारा सीना भी चीर सकता है। ये मैं जानता हूँ किसान की इतनी ताकत है। इसको विरोध करने के लिए, किसानों को साथ देने के लिए कि ये अंग्रेजों का मुल्क नहीं है, अब अंग्रेजों का मुल्क नहीं रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का देश रहा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, गांधी जी का देश है, बापू का देश है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये धरती है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, महाअघाड़ी शरद पवार की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है। इन लोगों ने कभी ऐसा अंग्रेजों वाला हरकत नहीं किया। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम किसानों के साथ हैं, तन मन धन सबके साथ। हम किसानों की जब तक मांग पूरी नहीं होती, तीनों काला बिल जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम किसानों के साथ हैं। हम शांति से अब नहीं बैठने वाले। अब बहुत हो गया। हम शिव सैनिक, जो भी हमारे शिवसेना के सभी कार्यकर्ता हैं, आला अधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक, कोई भी चुप नहीं बैठने वाला है। सब एकदम किसानों के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं।
तो महाराष्ट्र में 11 तारीख के दिन सोमवार का दिन है, बंद का ऐलान महाअघाड़ी सरकार द्वारा किया गया है। डॉक्टर समी खान साहब हमारे साथ चर्चा पर हैं और पूर्व वाहतुक सेना के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर समी खान साहब, उनसे आज चर्चा चल रही है इस खास मुलाकात में। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो जिस तरह सभी महाअघाड़ी की जो सरकार है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती है विपक्ष पर, आप जैसे महाअघाड़ी पर, उसी तरह महाअघाड़ी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते नज़र आते हैं। नवाब मलिक की बात कर सकते हैं, अनेक जो नेताएं होते हैं बड़े बड़े, सब निशाना साधते हैं। आप भी महाराष्ट्र की राजनीति कर चुके हैं, महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, गली कूचे मोहल्लों को महाराष्ट्र के अच्छी तरह जानते हैं, डबल भूमिकाओं में आप भी नज़र आते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज सत्ता चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और तालमेल जिस तरह रहता था आज नहीं है, क्या आगे किस तरह सरकारें चलेंगी या भारतीय जनता पार्टी अपने जो निशाना साध रही है उस पर सफल हो पाएगी? बीजेपी का हिसाब ऐसा है, एक गांव में हम कहावत कहते हैं कि एक बौना आदमी रहता है ना, बौना आदमी रहता है, तो आप हाइटेड आदमी हो तो आपको बराबरी करने के लिए क्या करेगा, एक पत्थर पे चढ़ जाएगा, बोले अरे हम तो आपके बराबर हो गए। आज बीजेपी से सवाल किया जाता है, बीजेपी से सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब रहता है कांग्रेस ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या की है। कि अरे पिछला छोड़ो, तुमको जनता ने सेंट्रल में बनाया है, तुमको सर्वे सर्वा में, तो तुम अपनी आगे की काम की बात करो। तो काम की तो बात करते नहीं, वो सरकार ने ये किया, ये सरकार ने वो किया, इसने ऐसा किया, और ऐसा इन्होंने बरगला देते हैं, ऐसा बरगला देते हैं कि आप उनसे सवाल एक पूछो, आपसे वो 10 सवाल पूछेंगे, पिछले साल क्या हुआ, उसके पिछले साल क्या हुआ, उसके पिछले साल क्या हुआ। अरे अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम अगर पिछला बात करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, हम आगे की बात करेंगे तो आगे जाएंगे, आज की बात करेंगे तो आगे जाएंगे, हम पिछला बात करेंगे तो कहाँ से आगे जाएंगे, पीछे पकड़ के थोड़े हम रखने वाले। इसलिए बीजेपी की सरकार के वही हिसाब के बौना आदमी पत्थर पर चढ़ के बराबरी करता है, ये वो बराबरी करना चाहते हैं। इनको सरकार चलाने का बिल्कुल ये नहीं है। इतना बड़ा यूपी में कांड होने के बाद अभी मिनिस्टर और मिश्रा को, गृह राज्य मंत्री मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, अभी तक उसको इस्तीफा नहीं लिया गया। उसके बेटे को इस तरह स्वागत से बुलाया गया जैसा लगता है कि वहाँ के यूपी पुलिस के दामाद है, समझेंगे, यूपी पुलिस के गेस्ट है, इस तरह उनको बुलाकर दिया जाता है। वो तो किसान को न्याय का उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि जिसका बेटा गृह राज्य मंत्री हो और उसको गृह राज्य मंत्री हो तो पुलिस कैसे उसको आगे जाएगी। कल तो दिख गया डीजीपी, इतना बड़ा आदमी, एक 302 के मर्डरर आदमी को है, 302 मर्डरर आदमी को डीजी आके उसको रिसीव कर रहा, वहाँ का डीएम एसपी यानी पूरा यूपी प्रशासन के जो सबसे आला अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए। इतना बड़ा आदमी है, चोर आदमी, मर्डर आदमी के लिए इतना हिमायत, वो भी सुबह 10 बजे से बुलाकर रात के 12 बजे तक ड्रामा किया गया। नहीं यार, रात के 12 बजे नाम का ड्रामा करके उसको जेल में भेज दिया गया। आज तक शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला किस्सा होगा कि 302 भी 8-8 मर्डर आदमी को, उसको एक दिन की पुलिस की रिमांड नहीं मिलती है। लोगों को क्या न्याय पे भरोसा रहेगा। एक दिन की पुलिस ने रिमांड नहीं दिया, उसको बोला नहीं इसको न्यायिक हिरासत में भेजो, इसको न्यायिक हिरासत में, इसको पुलिस कस्टडी मत दो, पुलिस रिमांड मत दो। ये कौन सा इंसाफ है साहब। जिस आदमी ने 9 मर्डर किया उसको हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक दिन उसको रिमांड नहीं मिला। मतलब इसका मतलब क्या, पुलिस भी बिकी है, न्यायपालिका भी बिका हुआ है। मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाता, पर न्यायपालिका में मुझे यकीन है, विश्वास है, 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई तो एक जज आएगा, कोई तो एक मजिस्ट्रेट आएगा इनको जवाब देने के लिए, पर न्यायपालिका भी दबी हुई है कहीं ना। अगर दबी नहीं होती तो होता नहीं। जैसे एग्जाम्पल 7 दिन तक उसको अरेस्ट नहीं किया, 6 दिन तक को अरेस्ट नहीं किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी इंसान का दिल जगा, किसी मजिस्ट्रेट का दिल जगा, उसने जब सवाल किया तो इनको समन भेजा। अरे वो आरोपी है, उसको समन भेजने की क्या जरूरत है, वो विटनेस है, उसका समन बुला के पूछ रहे हो। उसको सीधा कॉलर पकड़ो, अंदर करो, उसको ठोकाई करो, वो खुद बक देगा हकीकत क्या, सच्चाई क्या है। उसको तो ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है, लगता है कि यूपी गवर्नमेंट का दामाद है। जिस तरह आपने लखीमपुर की बार बार आप बात कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आप मुस्लिम नेता हैं, अल्पसंख्यक विभाग जो होता है उसमें कई नेता भी होते हैं, केंद्र में होते हैं, या राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई मुस्लिम नेता होते हैं, अल्पसंख्यक विभाग देखते होते हैं। तो क्या जो सरकारें बनती हैं केंद्र की, उसमें क्या आपको क्या लगता है किस तरह
इन नेताओं को मान सम्मान दिया जाता है, इनकी बातें सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती? भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो मुस्लिम हैं, शामिल हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा अन्याय न्याय लोग ऐसा सवाल उठाते रहते हैं। आपके नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बोलूँगा, बीजेपी में जो लीडर मुस्लिम लीडर है वो तो मुस्लिम है ही नहीं। अगर बीजेपी में जो लीडर है मुस्लिम, वो मुस्लिम है ही नहीं। मैं सबसे पहले सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि अगर बीजेपी में मुस्लिम लीडर होते और बीजेपी मुस्लिम को मान सम्मान देती तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन से लेके कई स्टेट के विधानसभा के, इवन महाराष्ट्र के ही देख लो, विधानसभा के इलेक्शन देख लो, किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। क्योंकि बीजेपी तो नाम का है, उनका हुक्का पानी आरएसएस चलाता है, इसलिए जो उधर डायरेक्शन मिलता है वही उनको करना है। ठीक है, तो आरएसएस और बीजेपी कभी मुसलमान को मान सम्मान नहीं देगी। वो तो क्या है कि एक दिखावे के लिए किसी मुस्लिम को कोई माइनॉरिटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को डाले के एमएलसी बना के मिनिस्टर बना दिया जाता है। गिने चुने 2-3 लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और रिजवी के छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं। ये मुसलमान है ही नहीं। इन तीनों को मैं बोलता, ये तीनों कोई मुसलमान है ही नहीं, समझे? मुसलमान ही उनको मुसलमान नहीं मानता है, तो ये मुसलमान है नहीं। इनकी बात छोड़े, अब रही सवाल मुसलमानों की बात, तो आज हम आपको एक चीज़ बताएंगे। मैं पूरे देश के मुसलमानों को एक आह्वान करूंगा और एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे देश के मुसलमान एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी कीमत है। अगर एक नहीं हो गए तो तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत, कोई कीमत नहीं। इसका कारण क्या है कि अगर एक हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, पूरे एक सूबे के मुसलमान एक समय एक पार्टी को सपोर्ट करके देखो वो पार्टी क्या करती है। क्योंकि हर 5 साल बाद आपको मौका मिलता है। आप एक बार पूरे मुसलमान एक पार्टी को सपोर्ट करो, जिसको भी करो, आप करके देखो वो आपके लिए क्या करता है। अगर नहीं करता है तो उसको छोड़ दो। आज हर स्टेट में देखो, जहाँ पर भी इलेक्शन होता है, दलित को पूछा जाता है, ओबीसी को पूछा जाता है, कुर्मी को पूछा जाता है, ब्राह्मण को पूछा जाता है, राजपूत को पूछा जाता है, तिवारी को पूछा जाता है, भर को पूछा जाता है। एग्जाम्पल, यूपी में पटेल समुदाय है, राजभर समुदाय है, दलित समुदाय है, ओबीसी समुदाय, सबके पास हर टॉप लेवल के लीडर लोग जा रहे हैं, समझे कि नहीं? तुम मेरे साथ जो 2% है, कोई 4% है, कोई 2.5% है, कोई 3%, उनको एकत्र करने की कोशिश करें। लेकिन यूपी में 20% मुसलमान है, 20% मुसलमान है। अगर वो चाहें तो उनका सीएम बन सकता है, लेकिन इन लोग का आपस में एकता नहीं है। एकता नहीं होने के कारण इनको कोई पूछता नहीं। कि सोचो कि आपको 20% होकर आपको कोई नहीं पूछता है। आप पूरे देश में हर स्टेट में 12 से 20% मुसलमान है, हर स्टेट में। ये एक नहीं होने के कारण, एकत्र नहीं होने के कारण आपको पूछा नहीं जाता। इसलिए सभी मुसलमान से माने कि एक हो जाओ, एकत्र हो जाए। एक बार एक आदमी को मौका दो, अगर आपको काम नहीं करता है तो फिर आपको 5 साल बाद मौका मिलना है। दूसरे को चुनो, तीसरे को चुनो। कोई तो एक इंसान होगा जो आपको समझेगा। जिस तरह आपने कांग्रेस पे 50 साल 60 साल भरोसा किया, विश्वास किया, कुछ नहीं हुआ, उसी तरह आपने यूपी में मुलायम सिंह पे कभी भरोसा किया, कभी मायावती पे भरोसा किया, बिहार में कभी लालू पे भरोसा किया, कभी नीतीश पे भरोसा किया। तो इस तरह एक पार्टी को सेलेक्ट करो। अगर जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया उसको हटाओ, नए लोगों को चुनो, अच्छी पार्टी को चुनो जो आपको काम आया, काम करे। अच्छी पार्टी को, छोटे मोटे लोगों को मत चुनो। चलता फिरता कोई आ जाए आपके पास, कोई भी मुस्लिम लीडर भी आ जाए, मत चुनो। खासतौर से मैं आपको ये बोलूँगा कि यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है। यहाँ पे 1-2 छोटे लीडर हैं जो कि बीजेपी के बी टीम है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग समझ गए बीजेपी के बी टीम कौन है। उनको तो आप बाइकाट ही करो, वो उल्टा बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को हाथ मजबूत कर रहे हैं, बाकी पार्टियों को डैमेज कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, मुस्लिम के जो अधिकारों की आपने बात की है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक भी बार बार सवाल उठा रहे हैं। आर्यन जो जिस तरह गिरफ्तार हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है नवाब मलिक जी ने, और आर्यन की गिरफ्तारी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज जेल कस्टडी आर्यन को की गई है? मैं तो सबसे पहले नवाब मलिक साहब का जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका सम्मान करूंगा। और नवाब मलिक साहब अच्छे लीडर हैं, मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बातें तो बहुत की, पर 2 बातें उनको बहुत अच्छी लगी और 2 बातों पे गौर किया जाएगा कि जो एनसीबी के चीफ हैं वानखेड़े साहब, उनका कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। जो बीजेपी के जो लीडर 2 गए थे एनसीबी के ऑफिस में,
उनका कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए कि दिल्ली कौन से आका से बात कराएं कि वानखेड़े साहब के 3 रिश्तेदार जो थे उनको छोड़ दिए, क्यों और किस लिए छोड़ दिए। तो कॉल रिकॉर्ड आएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, नवाब मलिक साहब ने दलील दिया, वहाँ पे जो पंचनामा किया गया, जो विटनेस है, जो गवाह है, समझे कि नहीं, उसकी 2-2 एड्रेस है, कहीं पे टाइपिंग किया हुआ, कहीं हाथ से लिखा हो। तो इत्तेफाक रखता नवाब मलिक साहब ने सही सवाल उठाया और सच को सामने उजागर लाया। और आर्यन को जो है फंसाया गया है, उसको एक हाई प्रोफाइल पिता होने के कारण, शाहरुख खान एक नामचीन होने के कारण, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए ये एक बीजेपी के जरिए षड्यंत्र रचा गया। मैंने ऐसा भी सुना था कि पिछले इलेक्शन में उनको बीजेपी के कुछ लोगों ने दावत दिया था कि हमारे लिए आकर प्रचार करो, हमारे लिए पार्टी कैंपेनिंग करो। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं सब कुछ करने वाला नहीं हूँ। इसके कारण, ये गुस्से के बदला लेने के कारण शाहरुख खान साहब को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। हम लोग शाहरुख खान के साथ हैं, आर्यन के साथ हैं, क्योंकि वो नाहक नहीं है, वो एकदम नाहक उसको फंसाया गया आर्यन को। इसके लिए हम लोग एनसीपी को सवाल उठाते हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन सर, जिस तरह लोग, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा भी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से शाहरुख खान के करीबी रिश्ते ना होने के कारण जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था ठाकरे परिवार का, वो मिल नहीं पाया। जैसे कि संजय दत्त की बात कर सकते हैं, या और कोई रिया चक्रवर्ती की बात कर सकते हैं। जिस तरह उनको जामीन मिली, बेल मिली, आज शाहरुख खान के बेटे को क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या आशीर्वाद की कमी पड़ रही है महाराष्ट्र सरकार की? नहीं, हमारे जो पक्ष के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब इतने सुलझे हुए, इतने समझदार। आज आपने देखा होगा सर्वे में कि हिंदुस्तान के नंबर 1 सीएम चुना गया, ये आपने सुना होगा और देखा होगा, इसका सर्वे भी आया कि नंबर 1 सीएम चुना। उनके लिए ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हक बात उनके लिए सब बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख है, ये नहीं कि शाहरुख खान बहुत बड़े आदमी है, एक आम आदमी है। उनके लिए सब, एक गरीब भी आदमी जो रोड पे फुटपाथ पर, वो भी उसकी अहमियत उतनी ही है, और शाहरुख खान का बेटा, उसके लिए भी उतनी ही अहमियत है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी के लिए खास तौर से आशीर्वाद रहा और ये रहा। जो कानूनी प्रतिक्रिया है, पर ये कानूनी लोग जो है उसको फंसाया गया है और ये किया गया। और अगर ऐसा कुछ होता तो जहाँ पे नाहक की लड़ाई होती, नाहक होता। आज किसानों के साथ हम खड़े हैं, शिवसेना खड़ी है, महाविकास आघाड़ी खड़ी है। नवाब मलिक साहब ने उसका विरोध कर रहे हैं। आर्यन को जो फंसाया गया, आर्यन को जो अरेस्ट किया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके साथ सरकार है, विरोधी कर रही है, समझ लो। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि खासतौर से हाथ रखा जाए। अब कानून की बात है, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। अब कानून की चीज़ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं है। और देश के सूबे के चीफ मिनिस्टर है, तो वो कैसा ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी के हम साथ हैं, किसी के साथ नहीं है, सबके साथ हैं। सबके लिए हमारा एक ही नज़र है, हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी एक ही नज़र है। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर समी खान साहब, जो कि डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं और महाराष्ट्र के वाहतुक सेना के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके कामों ने महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को एक मजबूती दी थी। समाज सेवा भी लगातार वो करते रहते हैं, ज़रूरतमंदों को मदद करने का काम भी लगातार करते रहते हैं। मेडिकल कैंप भी उनके माध्यम से ज़रूरतमंदों के लिए लिए जाते हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या चैनलों पे, आप डॉक्टर समी खान साहब नज़र आए होंगे। शिवसेना पार्टी में उनकी अहम भूमिका नज़र आती है। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।